आ रहा है। रात में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आ जाओ जल्दी से कमेंट में। आज थोड़ा सा लेट हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ आज के लिए, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 मिनट हम लोग उधर एक्स्ट्रा कर लेंगे, ओके। बाकी मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का। सर जी कमेंट थोड़ा सा जूम करो और इधर कर दो साइड में। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, शुभम, अजय, आ जाओ यार, ये गुस्सा कर रहे हो। हाँ जी, नमस्कार है सभी लोगों को, मोस्ट वेलकम है। धर्मेंद्र, कुलदीप, शुभम, साहिल, आकाश कमेंट में आ चुके हैं इतने लोग। हाँ जी, अभय का कमेंट आ रहा है, सर क्वेश्चंस कब होंगे? इस वीक में होंगे, प्रॉमिस, डन, पक्का। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो अब जल्दी से ये बताओ टॉपिक क्या चल रहा था, वहीं से फिर कंटिन्यू करते हैं, ओके। जल्दी बताओ। हाँ भाई। हाँ जी, नमस्कार सभी लोगों को। अरे टॉपिक बता दो, क्या कराया था? इंडस रिवर चल रही थी, पूरी हो गई थी इंडस रिवर। हाँ भाई, इंडस रिवर पूरी हो गई थी। इंडस रिवर की वो ट्रिब्यूटरीज पढ़ा दी जो पाकिस्तान से निकल रही थी। कितनी हुई है इंडस रिवर यार, थोड़ा सा बता दो, बस गैप पड़ गया तो मैं भूल गया, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा। गुलशन, लास्ट क्लास दिखाना। ये नहीं बताएंगे, नालायक है। जल्दी निकालो। अभी रुको, मैं चेक करवा रहा हूँ लास्ट क्लास। ये स्क्रीन इधर किसने की है? हाँ, घुमा दिए किसी ने। अब ठीक है। मास्टर तो ठीक पढ़ा रहे हैं, मन कर रहा है देखता ही जाऊं देखता ही जाऊं। अबे लिखवाना बाकी नहीं है, अभी इसमें ट्रिब्यूटरीज बची हुई हैं। देखो,
ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर हो गया, क्लियर है। ये क्या हो गया, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, बात क्लियर है। तो ये जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है ना, इसी ग्लेशियर से एक रिवर निकलेगी और ये रिवर जो यहां से यूं जा रही थी ये आ गई और यहां आके इसने बना दिया अपना माउथ, क्लियर है। चलो अब मैं स्पीड से बना रहा हूं इसको क्योंकि पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है इसको, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। यहां से एक रिवर यूं आ रही थी, ठीक। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां से ये दो धाराओं के रूप में एक नदी निकल रही थी, दोनों धाराएं मिलकर ऐसे यहां से ये वाली रिवर हो गई, ये झेलम ये चिनाब। इसी में क्या नाम है, चिनाब में नीचे से एक नदी जाकर मिल जाएगी और ये हो गई कौन सी, रावी। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां से एक और नदी निकलेगी और ये नदी यूं बहते हुए यूं जाएगी और ये जाके यहां मिल गई। इसी नदी में ऊपर से एक नदी आकर मिलेगी और ये वाली नदी कौन सी हो गई फिर, ब्यास। नीचे वाली सतलज, ऊपर वाली ब्यास, ओके। यहां से निकली श्योक नदी और ये जाकर इसमें मिल गई और श्योक नदी में दो सहायक नदी आके मिलेंगी, इधर से आके मिलेगी गलवान और इधर से आके मिलेगी नुब्रा, क्लियर है। एक इधर से नदी आ रही थी गिलगित, ये सिंधु की सहायक नदियां थी, बात क्लियर है यहां तक। चलो ये हो गई भैया सिंधु की सहायक नदियां। चलो जी नाम भी लिख देते हैं इनके, नहीं तो फिर आप कहोगे क्या कर दिया सर जी, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। देखो ध्यान से, ये कौन सी है, ये है इंडस रिवर। ये कौन सी रिवर है, इंडस रिवर। ये कौन सी रिवर है, दैट इज झेलम रिवर। ये कौन सी रिवर है, चिनाब। ये कौन सी है, रावी। ये कौन सी है, ब्यास। ये कौन सी है, सतलज, क्लियर है। चलो इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सी रिवर है, तो आपका आंसर होगा गलवान। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सी है, श्योक। ये कौन सी है, नुब्रा। ये कौन सी है, गिलगित। ये कौन सी है, गिलगित, क्लियर है। चलो अब देखो जी आज का काम, इधर हिंदुकुश की तरफ से एक नदी निकलती है और ये नदी यूं आती है लहराते बल खाते हुए, और ये रिवर जो होगी इसकी अगर हम बात करेंगे तो इस रिवर का नाम क्या है जी, इस रिवर का नाम है काबुल रिवर। क्या नाम है इसका, काबुल रिवर, ठीक है। नदी का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा काबुल रिवर। इसका नाम क्या है, काबुल रिवर, बात क्लियर है यहां तक। इसका नाम क्या है, काबुल नदी। काबुल नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां से निकलती है, तो ये निकलती है हिंदुकुश माउंटेन वाले रीजन से। किस रीजन से निकलती है मेरे भाई, हिंदुकुश माउंटेन वाले रीजन से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है काबुल रिवर या काबुल नदी, बात क्लियर है यहां तक। चलो अब काबुल नदी जो है ये आकर किस में मिल रही है, सिंधु नदी में। यहीं पे एक बात और हमें समझनी होगी, एक नदी है जो है काबुल की सहायक नदी, एक नदी है जो किसकी सहायक नदी है, काबुल की सहायक नदी है, ओके। ये है भैया काबुल की सहायक नदी, और इस नदी का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा, इस नदी का नाम है स्वात रिवर। क्या नाम है इसका, इसका नाम है स्वात रिवर या स्वात नदी। अब एक बात सोच समझ कर बताना, यहां पे मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने कहा काबुल रिवर जो है वो सिंधु की सहायक नदी है, तो ये वाला इतना जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा का पूरा ये कौन सा भाग है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये है पाकिस्तान। ये क्या है, पाकिस्तान। और नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं पाकिस्तान के बाद, तो फिर ये वाला कंट्री कौन सा है, ये है अफगानिस्तान। तो फिर इसका मतलब तो साफ है कि काबुल नदी जो है वो दो देशों में बह रही है, कौन कौन से, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। लेकिन स्वात नदी की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ध्यान से समझना, स्वात नदी की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो स्वात नदी तो केवल और केवल पाकिस्तान में है, समझ पा रहे हो ना आप इस बात को, ठीक है। काबुल नदी दो देशों में है, एक अफगानिस्तान और दूसरा कौन सा है, पाकिस्तान। लेकिन स्वात नदी की अगर हम बात करेंगे तो केवल और केवल एक ही देश में है, और वो देश कौन सा है, वो देश है अफगानिस्तान, बात क्लियर है यहां तक। वो देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा वो है अफगानिस्तान, सॉरी पाकिस्तान। अब स्वात नदी की घाटी जो है, घाटी का मतलब समझ आता है, वो एरिया जहां पे रिवर का पानी क्या नाम है, रिवर अपना वाटर प्रोवाइड करा पा रही है, इसको कहा जाएगा फिर स्वात वैली। स्वात वैली जो है ये अनाज का उत्पादन करने के लिए
गन्ना का उत्पादन करने के लिए काफी प्रसिद्ध है। किस किस चीज का बताया मैंने? एक तो अनाज का और एक गन्ने का। अनाज और गन्ने का उत्पादन होता है स्वात नदी की घाटी में, तो इस वजह से इसको कहा जाता है हेवन ऑफ पाक, इसको कहा जाता है पाकिस्तान का स्वर्ग। क्यों? क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा गेहूं और गन्ने की खेती की जाती है। ओके, किस किस की खेती की जाती है? गेहूं और गन्ने की खेती की जाती है। कमेंट करो, स्वात रिवर समझ आई या नहीं आई? जल्दी से कमेंट करो। हाँ जी, स्वात रिवर कहां फ्लो करती है? भाई ये स्वात रिवर है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? स्वात नदी अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में बहती है। बिल्कुल बहती है भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल बहती है। अफगानिस्तान में तो बहती है ये, मैं इधर लिख देता हूं। देखो मैंने बताया कौन सी रिवर के बारे में? काबुल रिवर के बारे में। मैं लिख के समझाता हूं, देखो ध्यान से। काबुल रिवर, मैंने बताया कौन सी नदी के बारे में, तो आपका आंसर होगा, मैंने बताया आपको काबुल नदी के बारे में। ओके, काबुल नदी की अगर हम बात करेंगे तो काबुल नदी में क्या होता है, ध्यान से समझना। काबुल नदी की अगर हम बात करेंगे तो ओरिजिनेट कहां से होती है? इसका ओरिजिन कहां से होता है? इसका ओरिजिन होता है सर हिंदकुश माउंटेन से। कहां से ओरिजिन होता है? हिंदकुश माउंटेन से। ओके, यानी कि इस नदी का जो उद्गम होता है, इसका उद्गम होता है हिंदकुश पर्वत से। कहां से निकलती है? हिंदकुश पर्वत से। ओके, कहां कहां फ्लो करती है ये? तो ये ओरिजिन कहां से होता है? ओरिजिन होता है अफगानिस्तान से, ठीक। और अफगानिस्तान के बाद कहां जाती है ये? पाकिस्तान में। मजे की बात पता है क्या है? अफगानिस्तान में बहती है ये 560 किलोमीटर, पाकिस्तान में बहती है ये 140 किलोमीटर, यानी कि 560 किलोमीटर और 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आप इस बात को यूं भी कह सकते हो कि अफगानिस्तान में ये जो है 560 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब कि अफगानिस्तान में ज्यादा दूरी है या ज्यादा भाग है इसका। और अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में है इसका कम भाग। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो काबुल की स्वात रिवर जो है, स्वात रिवर क्या है? तो आपका आंसर होगा स्वात रिवर इज ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना। स्वात रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी है, इस ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल। स्वात रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर। ओके, जो स्वात नदी है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? ये है काबुल की सहायक नदी। स्वात नदी जो है ये है काबुल की सहायक नदी। ओके, स्वात नदी जो है ये क्या है? ये है काबुल की सहायक नदी। बात क्लियर है यहां तक? चलो, स्वात नदी काबुल की सहायक नदी है। और आगे अगर हम बात करेंगे तो स्वात नदी जो है काबुल की सहायक नदी है, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे इसी में, तो जो स्वात नदी है इसकी घाटी कहां पर होगी? तो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में, ठीक है ना। स्वात रिवर पे मैं आगे क्वेश्चन इसी पे आगे मैं कंटेंट लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। स्वात रिवर कहां पे फ्लो करती है? तो आपका आंसर होगा इसकी जो वैली है वो वैली कहां पर है? तो आपका आंसर होगा वैली है पाकिस्तान में, ठीक है ना। ये कहां बहती है? तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, फ्लो इन पाकिस्तान, या इस नदी की घाटी कहां पर है? इस नदी की घाटी है कहां पे? पाकिस्तान में। ओके, इस नदी की घाटी कहां पर है? इस नदी की घाटी जो है वो है पाकिस्तान में। बात क्लियर है?
इस नदी की घाटी जो है ये कहां पर है, पाकिस्तान में है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी में अगला पॉइंट होगा कि इसकी घाटी में क्या किया जाता है। तो इसकी जो घाटी है स्वात रिवर वैली, इसमें क्या किया जाता है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे स्वात रिवर वैली यूटिलाइज इन, देखो अगर हम इसकी बात करेंगे तो आप इसमें एक पॉइंट और लिखोगे, स्वात रिवर वैली, स्वात रिवर वैली यूटिलाइज्ड, स्वात रिवर वैली यूटिलाइज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, utilized in production of wheat and production of wheat and sugar cane, wheat and sugar cane। क्लियर है? हिंदी में हम लिखेंगे इसको, स्वात नदी घाटी को, स्वात नदी घाटी को क्या कहा जाता है, स्वात नदी घाटी को, घाटी में, स्वात नदी घाटी में गेहूं और गन्ना का उत्पादन होता है, गेहूं और गन्ना का उत्पादन होता है। ठीक है ना, गेहूं और गन्ना का उत्पादन होता है। स्वात नदी में क्या होता है, स्वात नदी घाटी में गेहूं और गन्ना का उत्पादन होता है। ओके, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फिर पाकिस्तान का स्वर्ग। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पाकिस्तान का स्वर्ग, हेवन ऑफ पाक। अब बताओ पूरा समझ आया नहीं है? ठीक है, चलो इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, स्वात नदी से और नीचे की तरफ आएंगे तो क्या पड़ता है, तो आपका आंसर होगा, स्वात नदी से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक दर्रा पड़ता है। ठीक है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे क्या होता है, यहां पे एक दर्रा पड़ता है। ओके, और इस दर्रे की अगर हम बात करेंगे तो ये दर्रा यहां पर है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा, इसको कहा जाता है खैबर पास या खैबर दर्रा। प्लीज कमेंट करो और ये बताओ कि खैबर दर्रा जो है वो किस किस देश के बीच में है, बताओ जल्दी से। खैबर पास, खैबर दर्रा किस किस के बीच में है। ओके, चलो इसके नीचे कौन सी नदी आ जाती है, इसके नीचे आ जाती है गोमल रिवर। ओके, इसके नीचे कौन सी नदी आ जाती है, गोमल रिवर, और ये गोमल रिवर जो है यहां से निकलती है और यहां जाके इसमें मिल जाती है। ओके, आगे अगर हम बात करेंगे तो यहीं पे गोमल की दो सहायक नदी हैं, एक है कुंडार रिवर और एक है झोब रिवर, उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं कुंडार और झोब, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। बस इतना ही समझना था इसमें। तो खैबर पास किस किस के बीच हो जाएगा, कमेंट करो जल्दी से, कमेंट फास्ट। खैबर पास, वेरी गुड, अरुण का करेक्ट आंसर है, सोनू का करेक्ट आंसर है, किरण का भी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, अभय का करेक्ट आंसर है, हाँ जी हाँ जी, कमेंट फास्ट। अमित का करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, सभी लोगों ने सही बताया है। और ये हो जाएगा किस किस के बीच, तो आपका आंसर होगा खैबर पास कनेक्ट अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ओके, खैबर पास कनेक्ट अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। दोबारा सुनो, खैबर पास कनेक्ट अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ओके, चलो अगला पॉइंट होगा इसी में। अब काबुल गोमल रिवर के बारे में लिख दो जल्दी से, लिखो गोमल रिवर, लिखो लिखो जल्दी, गोमल रिवर के बारे में लिखो, गोमल रिवर, गोमल रिवर गोमल रिवर, गोमल रिवर originate, Gomal river originate from Gomal district of Afghanistan, originate from Gomal district of Afghanistan। गोमल नदी अफगानिस्तान के, गोमल नदी अफगानिस्तान के गोमल जिले से निकलती है।
अफगानिस्तान के गोमल जिले से निकलती है। अफगानिस्तान के गोमल जिले से निकलती है। गोमल नदी अफगानिस्तान के गोमल जिले से निकलती है। आगे लिखो इसी में, इट फ्लो इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इट फ्लो इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहती है। यह नदी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहती है। यह नदी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहती है। आगे लिखो, झोब, ZOAB, ZOAB, ZOAB। Zob river is the tributary of, Zob river is the tributary of, Zob river is the tributary of गोमल रिवर। हिंदी में लिखो, जोब नदी, हिंदी में लिखो जोब नदी, जोब नदी इसकी सहायक नदी है। जोब नदी इसकी सहायक नदी है। जोब नदी इसकी सहायक नदी है। क्लियर है? जोब नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक, चलो। चंचल राणा का कमेंट आ रहा है, सर पॉलिटी स्पेशल का भी टाइम सेम है, प्लीज ज्योग्राफी स्पेशल 9 बैच का टाइम चेंज कर दीजिए। अरे दीदी ये कैसी बात कर दी आपने? जब बैच बने हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया, 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, तो अब ऐसा थोड़ी होगा कि कल को आपने मैथ का बैच परचेज कर लिया, या आपने फ्रेंच सीखनी है, ठीक है, या आपने जर्मनी लैंग्वेज सीखनी है और उसका बैच ज्वाइन कर लिया, तो फिर आपके अकॉर्डिंग सारे बैच चेंज करा दिए जाएं। ऐसे नहीं होता ना, आप समझदार हो। हर चीज अपने अकॉर्डिंग नहीं चलती ना। हाँ भाई, आगे लिखो। अब ये नदी यहां पे, तो यहीं पे क्या होगा? गोमल पास होगा। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा? गोमल पास हो जाएगा। और ये कौन सा है? खैबर पास। तो ये 2 पॉइंट और लिखो, खैबर पास और गोमल पास। गोमल पास एंड खैबर पास are located at border of, are located at Gomal Pass and Khyber Pass, Gomal Pass and Khyber Pass are located at border of Afghanistan and Pakistan। हिंदी में लिखो जल्दी से, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा अफगानिस्तान और खैबर दर्रा और गोमल दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं। ठीक है, चलो। हाँ जी, अब लिखो, हेडिंग डालो। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दोआब जानते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोआब? प्लीज कमेंट। दोआब, DOAB, दोआब। बताओ क्या होता है दोआब? जानते होगे दोआब तो? दोआब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोआब? ये रिवर आपको बाद बाकी खुद लिखनी है, कौन सी कहां से निकल रही है। कल ये ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि झेलम, चिनाब, ये सब कहां से निकल रही है। खुद लिखोगे कौन सी जगह पे मिल रही है। ओके, हाँ जी, वेरी गुड। कमेंट आना शुरू हो गए दो आपका, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। सुमने लिखा है 2 रिवर के बीच का एरिया। वेरी गुड, वेरी गुड। जगवीर का कमेंट आ रहा है फर्टाइल एरिया। आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है जल्दी जल्दी में, वो सर्टाइल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कंजक्शन ऑफ 2 रिवर एरिया। वेरी गुड। आप एक बार और क्लियर कर दो।
पाथ बिटवीन टू रिवर, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट लोगों को पता है, ऑलमोस्ट लोगों को पता है कि क्या होता है, ठीक है। चलो मैं लिखता हूं यहां पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोआब। देखो ध्यान से, अगर हम बात करेंगे दोआब की, दोआब क्या होता है, तो आपका आंसर होगा दोआब का मीनिंग होता है एरिया, इसका मीनिंग होता है एरिया एरिया बिटवीन टू रिवर्स, ओके। ये क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ये होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ये होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। क्लियर है? चलो अब इस एरिया में अगर हम बात करेंगे तो इस एरिया में और क्या खास है, इस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो इस वाले एरिया में आप एक पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, हेयर फर्टाइल सॉइल, हेयर फर्टाइल सॉइल कौन सी, एलुवियल, हेयर फर्टाइल सॉइल एलुवियल फाउंड, हेयर फर्टाइल सॉइल एलुवियल फाउंड, ओके। हिंदी में क्या लिखेंगे, यहां उपजाऊ, यहां पर क्या होता है, यहां पर उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यहां पर उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहां पे क्या होता है, यहां पे उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बात क्लियर है यहां तक? चलो यहां पर उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक। आगे अगर हम बात करेंगे इस वाले एरिया की, तो इंडस रिवर का दोआब जो है ये कहां पर फैला हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, इंडिया और पाकिस्तान। क्लियर है ना? हम लिख देते हैं दोआब ऑफ इंडस रिवर, दोआब ऑफ इंडस रिवर फाउंड इन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है ना। यानी कि सिंधु नदी का दोआब, सिंधु नदी का दोआब भारत और पाकिस्तान के लिए, भारत और पाकिस्तान में, भारत और पाक में फैला है। भारत और पाकिस्तान में फैला है। बात क्लियर है यहां तक? सिंधु नदी का भी दोआब भारत और पाकिस्तान में फैला है, ठीक। भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, ठीक। आगे लिखेंगे हम यहां पे, और क्या यहां पे खास बात है, हेयर फर्टाइल, सॉरी हेयर, यहां पे ऐसे लिखेंगे, हेयर वेस्ट इरिगेशन सिस्टम, हेयर वेस्ट इरिगेशन सिस्टम कैनाल, हेयर वेस्ट कैनाल इरिगेशन सिस्टम फाउंड। यहां पे क्या होता है, यहां पे नहर सिंचाई, यहां पर नहर सिंचाई तंत्र बेहतर है, यहां पर क्या है, नहर सिंचाई तंत्र बेहतर है। यानी कि नदियों से, यहां पे नहरों से सिंचाई करने का जो तंत्र है वो काफी ज्यादा बेहतर है, यहां पे काफी ज्यादा अच्छा पाया जाता है, ओके। चलो अब देखना है हमें कि कौन सा दोआब किसके बीच स्थित है, ठीक है। देखो यहां अगर हम बात करेंगे इस वाले दोआब में, तो अब हमें देखना है कि कौन सा दोआब किसके बीच में स्थित है, ठीक। देखो ध्यान से, क्या हो गया यार, इसको चल क्यों नहीं रहे, पेयर बनाने पड़ेंगे हमें यहां पे,
एक तो इंडस, इंडस का किसके साथ, झेलम, ठीक, इंडस झेलम, झेलम चिनाब, चिनाब रावी, रावी ब्यास, ब्यास सतलज। क्लियर है? इंडस और झेलम की अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों के बीच के दोआब को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सिंधु सागर। इसको क्या कहा जाता है, सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब वाले को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है चल दोआब। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रचना दोआब। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बारी दोआब। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बिस्ट दोआब। ठीक, ये दो आपके नाम हो जाएंगे। क्लियर है? चलो अब ध्यान से समझना, हिंदी में लिख देता हूं। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सिंधु सागर। चल दोआब, इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रचना दोआब। नेक्स्ट होगा बारी दोआब। लास्ट होगा बिस्ट दोआब। नोट कर दो इसको, इंडस रिवर पूरी हो गई। जल्दी से नोट कर दो, इंडस रिवर होगी पूरी। हाँ भाई, एक पॉइंट लिखो जल्दी से, कमेंट में आओ जल्दी से। ये आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, कहीं भी साइड में, कॉपी में, मार्जिन में, आगे पीछे कहीं भी लिख लो, बस आपको ये वाली बात ध्यान लगानी है। सर गंगा रिवर में बायोडायवर्सिटी पढ़ा दो, हाँ या ना? जब मैं गंगा रिवर कराऊंगा ना, अभी मेरे दिमाग में ये वाला टॉपिक आ गया, ध्यान आपको लगाना है, मैं भूल जाता हूं, ठीक है? आपको ये ध्यान लगाना है सर बायोडायवर्सिटी इन गंगा रिवर कंप्लीट करा दो। अब बस एक बार ध्यान लगा देना, फिर मैं अच्छे से करा दूंगा इसको। 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, हाँ या ना? बिल्कुल इंडियन एग्रीकल्चर अच्छे से करा देंगे, डोंट वरी ब्रो, करा दूंगा। ध्यान लगाओगे ना? बायोडायवर्सिटी इन गंगा रिवर, पक्का बता रहा हूं, क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होगी, मतलब एक न्यू रिसर्च निकल कर आई है, ठीक है? टॉपिक है बायोडायवर्सिटी इन गंगा रिवर। चलो अब हेडिंग डालो, कौन सी कराएं, ब्रह्मपुत्र या गंगा? बताओ कौन सी रिवर कराऊं, ब्रह्मपुत्र या गंगा रिवर? सिंधु समझौता पढ़ा दो, अच्छा ठीक है, ये छूट गया सिंधु समझौता। हेडिंग डालो अब जल्दी से, इंडस वाटर ट्रीटी। हिंदी में कहा जाएगा इसी को सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी। ओके चलो
ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी। क्लियर है? चलो अब ध्यान से समझना इंडस वाटर ट्रीटी में क्या होगा। इंडस रिवर की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना, हुआ क्या, इंडस रिवर की अगर हम बात करेंगे तो जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था 1947 से पहले की बात है, 1947 में ले लो, 1947 की बात है, 1947 के आसपास की बात है। तो यहां पे क्या था, दो नहर थी, टू रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम इंडस, टू रिवर नहीं, कैनाल ओरिजिनेट फ्रॉम इंडस। इंडस की अगर हम बात करेंगे तो इंडस से दो नहर निकलती थी, और दो नहर जो इंडस से निकलती थी ये जाती थी पाकिस्तान को। तो भारत ने ये बोला था कि भाई 2 साल का एग्रीमेंट है, और आजादी के बाद भी, मतलब पार्टीशन होने के बाद भी भारत का ये जो नहरें हैं ये लगातार जाएंगी पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में खेती करने के लिए पानी उपलब्ध कराएंगी। ठीक है, 1947 के आसपास की बात है। अब हुआ क्या, मेरी बात को ध्यान से समझना, हुआ भाई साहब ये कि 1947 में ये वाली बात भी फिक्स हुई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कि करीब शायद 2 करोड़ रुपए की बात थी। भारत फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा पाकिस्तान को, एग्रीकल्चर के लिए वाटर प्रोवाइड कराएगा पाकिस्तान को, इतना सपोर्ट करेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास रिसोर्स नहीं है, मतलब भिखारी थे जो कि हमारे देश के दम पर पल रहे थे। और उसका इन्होंने हमें क्या सलाह दिया, हमें यह सलाह दिया कि 1947 में जैसे ही इनको पैसा मिला, 47 में पैसा मिलने के बाद कवालियों ने हमारे ऊपर अटैक करके पीओके पर अधिकार कर लिया। मतलब कि बिल्कुल बात वो हो गई, सांप को दूध पिलाने वाली बात हो गई। भारत ने कहा कि अब हमें यहां पे पॉलिटिकल प्रेशर बनाना होगा पाकिस्तान के ऊपर, और हम पॉलिटिकल प्रेशर ऐसे बना सकते हैं कि जैसे ही एग्रीमेंट पूरा होगा दोनों नहरों का, भारत की एक पहचान है सबसे बड़ी, बिना बात के किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया और बिना बात के किसी को भी सताया नहीं। भारत ने इलीगल काम नहीं किया इंडिया ने कभी भी किसी के भी साथ। भारत ने कहा कि भाई बेशक इन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हम चाहें तो इनका पानी आज ही बंद कर दें, लेकिन वो चीज गलत है, गलत है, वो गलत है। भारत ने कहा कि भाई जब एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा उसके बाद हम रिन्यू नहीं करेंगे इसको, और यही इंडिया ने किया। जैसे ही 47 में जाकर एग्रीमेंट पूरा हो गया, इंडिया ने वो एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया और पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। पाकिस्तान तिलमिला उठा, और जब पाकिस्तान तिलमिला उठा तो उसके बाद फिर क्या हुआ, पाकिस्तान जब तिलमिला उठा तो दोनों देशों के बीच में क्या हुआ, दोनों देशों के बीच में इस नदी को लेकर विवाद उठना शुरू हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि भाई साहब इंडस रिवर हमारे यहां भी तो बहती है, तो अधिकार तो हमारा भी बनता है। और अधिकार क्यों बनता है, बोले वर्ल्ड बैंक आपने तो कहा था कि अगर कोई भी नदी 2 देशों में बहेगी तो दोनों देशों का अधिकार होगा। पाकिस्तान तुरंत पहुंच गया किसके पास, पाकिस्तान पहुंच गया किसके पास, तो आपका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक के पास। बोले भाई साहब अब क्या करो आप, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको हमारा फैसला करना होगा। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, फिर 1960 में दोनों को कॉम्प्रोमाइज कराया और पार्टीशन कर दिया इंडस रिवर का, एक ट्रीटी करा दी इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से। और उस ट्रीटी में कहा गया कि टोटल 6 नदियां हैं सिंधु सहित जो भारत में है, ऊपर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। बोले ऊपर की जो 3 नदियां हैं उन पर 80% अधिकार होगा पाकिस्तान का, 20% भारत का, और नीचे की जो 3 नदियां हैं उन पर 80% अधिकार होगा पाकिस्तान का, सॉरी इंडिया का, और 20% अधिकार होगा पाकिस्तान का। ओके, यही है सिंधु जल समझौता। मैं लिखता हूं इसको, सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो आपका आंसर होगा ये सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। मीडिएटर कौन था इसमें, तो आपका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंधु जल समझौता किसने कराया, तो आपका आंसर क्या होगा, यह समझौता कराया था विश्व बैंक ने। यह समझौता किसने कराया, तो आपका आंसर होगा यह समझौता कराया था विश्व बैंक ने। इस समझौते में क्या कहा गया, इस समझौते में कहा गया कि 80% वाटर जैसे अगर हम बात करते हैं ऊपर की 3 नदियों की, ऊपर की 3 नदियां कौन कौन सी बताई मैंने आपको, इंडस बताई,
इंडस के बाद फिर मैंने आपको झेलम बताई, झेलम के बाद फिर मैंने आपको बताई चेनाब। ये ऊपर की 3 नदियां हो गई, कौन कौन सी? सिंधु, झेलम और चेनाब। इसमें कहा गया कि 80% इनको यूटिलाइज करेगा कौन? पाकिस्तान। 20% इनको यूटिलाइज करेगा कौन? इंडिया। क्लियर है? अब बात करेंगे नीचे वाली नदियों की, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है ना? रावी, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ब्यास, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो सतलज। रावी, ब्यास और सतलज, इनकी अगर हम बात करेंगे तो इनको 80% यूटिलाइज करेगा कौन? 80% इनको यूटिलाइज करेगा इंडिया, 20% इनको यूटिलाइज करेगा कौन? पाकिस्तान। ये पूरा हुआ। और इसके बाद फिर अब हेडिंग डालो आप, कौन सी रिवर? अब आप नेक्स्ट सेटिंग डालो जल्दी से, कौन सी कराएं? गंगा का करा दें। हेडिंग डालो जल्दी से, गंगा रिवर। इसको नोट करो जल्दी से, फिर गंगा रिवर कराते हैं, थोड़ी बड़ी भी, आज ही फिनिश करा देते हैं गंगा को। चंद्रा और भागा बता दीजिए। चिनाब नदी 2 धाराओं, चिनाब नदी की देयर आर 2 हेड स्ट्रीम ऑफ चिनाब रिवर नोन एज चंद्रा एंड भागा। ओके, हेडिंग डालो जल्दी से, गंगा रिवर। गंगा नदी, गंगा नदी, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका ओरिजिन कहां से होता है? तो आपका आंसर होगा, ओरिजिन माना जाता है इसका गौमुख ग्लेशियर। ठीक है ना? उद्गम कहां से माना जाता है इसका? तो इसका उद्गम माना जाता है गौमुख ग्लेशियर से। उद्गम कहां से माना जाता है इसका? गौमुख ग्लेशियर से। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये जो गंगा रिवर है गौमुख ग्लेशियर से निकलेगी, और ये कहां पे पड़ता है गौमुख ग्लेशियर? तो आपका आंसर होगा, ये गौमुख ग्लेशियर पड़ता है उत्तराखंड में। कहां पड़ता है ये? तो आपका आंसर होगा, ये पड़ता है उत्तराखंड में। गौमुख ग्लेशियर कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। ओके, आगे अगर हम बात करेंगे तो ये माउथ कहां बनाती है, या इस नदी का मुहाना कहां बनता है? तो आपका आंसर होगा, इस नदी का जो मुहाना बनता है, ये मुहाना बनाती है कहां पे? तो आपका आंसर होगा, ये नदी मुहाना बनाती है अपना बे ऑफ बंगाल। बस, अरे मुहाना बनाती है ये बंगाल की खाड़ी में। आगे अगर हम बात करेंगे इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है ये है 2525 किलोमीटर। क्लियर है?
लंबाई कितनी है इसकी? 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है इंडिया की? ये है नेशनल रिवर। ये क्या है इंडिया की? नेशनल रिवर, यानी कि ये है भारत की राष्ट्रीय नदी। इसके पीछे दो कारण है राष्ट्रीय नदी इसको अनाउंस करने के पीछे। एक तो है ये लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है ना, एक तो है ये लॉन्गेस्ट रिवर, और इसका 15 राज्यों में, ठीक है ना, 15 स्टेट, दैट मींस 26% एरिया ऑफ टोटल इंडिया। इतने बड़े एरिया पर इसका क्या है? बेसिन बना हुआ है, या इस रिवर का क्या है? ड्रेनेज एरिया है। क्या है इस रिवर का? ड्रेनेज एरिया, यानी कि हिंदी में आप बोलोगे इसको अपवाह तंत्र। यानी कि भारत के 15 राज्यों में इसका अपवाह तंत्र फैला हुआ है। बात क्लियर है यहां तक? 15 राज्यों में क्या फैला हुआ है? इसका अपवाह तंत्र फैला हुआ है। तो इस वजह से इसको क्या अनाउंस कर दिया गया? इसको अनाउंस कर दिया गया है कि ये भाई साहब हमारे इंडिया की कैसी रिवर है? ये है नेशनल रिवर। अब गंगा रिवर के बारे में ऐसा माना जाता है कि गंगा रिवर जो है इसमें सेल्फ प्योरिफिकेशन पावर है। सेल्फ प्योरिफिकेशन इन द सेंस, हिंदी में आप कहोगे ये नदी जो है स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, ठीक है ना। इसमें क्या पावर है? तो आपका आंसर होगा, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें क्या होगा? आपका आंसर होगा, इसमें होगा, ध्यान से सुनना, सेल्फ प्योरिफिकेशन, यानी कि स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है ये। सेल्फ प्योरिफिकेशन पावर है ये नदी जो है। इस नदी की अगर मैं बात करूंगा तो ये स्वतः स्वच्छ होती है। अब सेल्फ प्योरिफिकेशन या स्वतः स्वच्छ कैसे हो सकती है? तो तब आपका आंसर होगा इसलिए क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है बैक्टीरियोफेज। ओके, इसके अंदर क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है इसके पानी में, ठीक। इस नदी के पानी में क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है। क्लियर है? बैक्टीरियोफेज विषाणु क्या करता है? तो आपका आंसर होगा, इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है ईटिंग बैक्टीरिया। ये क्या करता है? तो आपका आंसर होगा ये ईटिंग बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरियाओं को खा जाता है। ओके, ये बैक्टीरियाओं को खा जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे इसी में गंगा रिवर में, तो नेशनल रिवर है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको, सेल्फ प्योरिफिकेशन पावर है। प्योरेस्ट रिवर होती थी, प्योरेस्ट रिवर आज इंडिया की फिलहाल में अगर देखा जाए तो नर्मदा रिवर का पानी गंगा से भी ज्यादा साफ है। ओके, गंगा का पानी उतना ज्यादा प्योर नहीं बचा जितना ज्यादा नर्मदा का है, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम गंगा रिवर के मैप पे। हाँ भाई, कमेंट करो जल्दी से, तैयार हो? करा दें? चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या होगा मेरे भाई? ये है सतोपंथ ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है ये? सतोपंथ ग्लेशियर। हिंदी में ही बना रहा हूं इसको, जब लिखाएंगे तो इंग्लिश टर्म लिख दूंगा मैं। सतोपंथ ग्लेशियर। और इधर पड़ता है गौमुख ग्लेशियर। और वैसे इंग्लिश वालों आप लिख भी सकते हो, मुझे उम्मीद है आपसे, क्योंकि सिंपल वर्ड है, कोई भी टेक्निकल वर्ड नहीं है। सतोपंथ ग्लेशियर और एक है गौमुख ग्लेशियर, ये दो ग्लेशियर हैं। इन दोनों ग्लेशियर से एक एक धारा निकलती है, और उस धारा का नाम क्या क्या है वो भी समझते हैं। ये दोनों धाराएं यहां पे आके मिल जाती हैं, और इस जगह का नाम है देवप्रयाग। जगह का नाम क्या है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग में जब ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो यहीं पर नाम क्या पड़ जाता है? यहीं से नाम पड़ता है गंगा। ओके, अब ये सतोपंथ ग्लेशियर जो है, यहां से कौन सी नदी निकलती है? तो आपका आंसर होगा सर जी, सतोपंथ ग्लेशियर से जो नदी निकलती है ना, इस नदी का नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी। और इधर से कौन सी नदी निकलती है? तो तब आपका आंसर होगा भागीरथी। कौन सी नदी निकलती है? तो आपका आंसर होगा भागीरथी नदी। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। क्लियर है? चलो, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी।
अब देखो इसमें जो है, इसकी अगर हम आगे बात करेंगे तो कुछ सहायक नदियां हैं इसकी, इसमें आके मिलती हैं ऐसे। देखो इस वाली नदी का नाम क्या है, तो इस वाली नदी का नाम है धौली गंगा। और धौली गंगा जहां कर मिलती है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है विष्णु प्रयाग। इसका नाम क्या है, नंद प्रयाग। यहां पे कौन सी नदी है, नंदाकिनी। कौन सी नदी है, नंदाकिनी। नेक्स्ट है कर्ण प्रयाग। यहां कौन सी नदी है, कर्ण प्रयाग की अगर हम बात करेंगे तो इस नदी का नाम है पिंडारी। इधर से एक नदी आकर मिलती है, इस नदी का नाम क्या है, मंदाकिनी। और ये जहां पर आकर मिलती है, इस पॉइंट का नाम क्या है, रुद्रप्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और एक कौन सा हो गया, देव प्रयाग। टोटल कितने प्रयाग हो गए, 5। ठीक है ना, टोटल प्रयाग कितने हो गए, 5। ठीक, चलो यहां से अब गंगा आगे बढ़ेगी तो ऋषिकेश से होते हुए मैदानी भागों में आ जाएगी गंगा। ठीक है ना, गंगा कहां आ जाएगी, अब मैदानी भागों में आ जाएगी हरिद्वार के बाद। और ये यूपी में एंटर करेगी, और यूपी में एंटर करने के बाद फिर ये कहां आ जाएंगी, तो गंगा रिवर का एंट्री हो जाएगी कहां पर, तो आपका आंसर होगा, इस पॉइंट को मान लेते हैं, थोड़ा सा मैप छोटा कर देता हूं मैं। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इस पॉइंट का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा सर जी, इस पॉइंट का नाम है कन्नौज। ठीक, ऊपर से यहां से नेपाल बॉर्डर से या उत्तराखंड मान लो आप, उत्तराखंड से एक रिवर यूं आकर बहती है और आकर ये मिल जाती है किस में, तो आपका आंसर होगा गंगा रिवर में। और किस पॉइंट पे, कन्नौज में। यहां से गंगा और आगे बढ़ती है तो यहां से पहला, ये इस वाली रिवर का नाम क्या है, तो इस वाली रिवर का नाम है राम गंगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गंगा रिवर की फर्स्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर इज राम गंगा। ओके, इसका नाम क्या है, राम गंगा। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो गंगा आ जाती है यहां पे, कहां, इस जगह का नाम क्या है, प्रयागराज। जगह का नाम क्या है, प्रयागराज। क्लियर है, चलो अब यहीं पे अगर हम बात करेंगे तो इसी के पैरेलल एक ग्लेशियर पड़ता है, बंदरपूछ ग्लेशियर, और यहां से एक नदी निकलती है, और ये नदी आ गई अब यहां पे कहां, ये नदी आ गई इटावा। इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है यमुना नदी। इस नदी का नाम क्या है, यमुना नदी। ये कहां गई, इटावा में आ गई। अब आगे अगर हम बात करेंगे इस नदी के इटावा में, तो ध्यान से समझना, इंदौर में कुछ पहाड़ियां हैं जिनका नाम है जनापाऊ। इंदौर में कौन सी पहाड़ियां हैं, जनापाऊ। जनापाऊ पहाड़ी से नदी निकलती है और इटावा में जाके ज्वाइन कर लेती है इसको। इस नदी का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा, इस नदी की अगर हम बात करेंगे तो इस नदी का नाम है चंबल। ठीक है, क्या नाम है इस नदी का, तो आपका आंसर होगा चंबल। जनापाऊ पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी। कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी। चंबल नदी इटावा में जाकर ज्वाइन कर लेती है किसको, तो आपका आंसर होगा यमुना को। और यहीं पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे कुछ पहाड़ियां पड़ती हैं जिनका नाम है कारकी वर्डी। नाम क्या है, कारकी वर्डी पहाड़ी। जो कारकी वर्डी पहाड़ी है, इससे कौन सी नदी निकलती है, तो आपका आंसर होगा, ये ज्वाइन कर लेती है चंबल को। और नदी का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा, नदी का नाम है क्षिप्रा नदी। क्या नाम है, क्षिप्रा नदी, जिस पर कुंभ का मेला लगता है। तो क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है, चंबल की। और चंबल किसकी सहायक नदी है, तो आपका आंसर क्या होगा, यमुना की। क्लियर है। अब यहां से इटावा से ये और आगे बढ़ेगी
तो आगे बढ़ने पर जगह पड़ेगी कौन सी, तो आपका आंसर होगा हमीरपुर। हमीरपुर। यहां से और आगे बढ़ेगी तो जगह पड़ेगी बांदा, और यहां से आगे बढ़ेगी तो पहुंच जाएगी यहां। ये कौन सी नदी है, ये है यमुना नदी। अब ध्यान से समझना, इसमें अगर हम आगे बात करेंगे तो इसी में कुछ सहायक नदियां और आके मिलती हैं। इन नदियों के नाम क्या हैं? ये नदी है बेतवा नदी, और ये नदी है केन नदी। और ये निकलती कहां से है, तो आपका आंसर होगा बेतवा नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये निकलती है विंध्या पहाड़ी से। ये निकलती है विंध्य पहाड़ी से। और केन नदी कहां से निकलती है, तो केन नदी निकलती है कैमूर पहाड़ी से। क्लियर है? तो चंबल, बेतवा, केन, ये तीन नदियां किसकी सहायक नदी हैं, यमुना की। ओके, चलो यहां से जब ये गंगा आगे बढ़ेगी तो गंगा नदी कहां पहुंच जाएगी, तो आपका आंसर होगा यहां से आगे बढ़ने पर गंगा रिवर आ जाएगी कहां, ऐसे बना देता हूं मैं इसको पहले ही। यहां से और आगे बढ़ेगी गंगा रिवर तो पहुंच जाएगी किस जगह पे, तो आपका आंसर होगा यहां पड़ेगा गाजीपुर। यहां क्या पड़ेगा, तो आपका आंसर होगा गाजीपुर। गाजीपुर, ठीक। गाजीपुर से और आगे जाने पे पड़ता है छपरा, फिर पड़ेगा पटना, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां जाएंगे तो सोनपुर, सोनपुर के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हम आ जाएंगे कहां, कुरुसेला। देखो अब ध्यान से, यहां पे पीलीभीत जगह पड़ती है हमारे यूपी में, और जो पीलीभीत है इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहां पे एक झील है जिसका नाम है फुल्हार झील। नाम क्या है इसका, फुल्हार झील। फुल्हार झील से एक नदी निकलती है और ये आके पहुंच जाती है कहां पे, गाजीपुर में। और इस झील का, सॉरी, इस नदी का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा, इसका नाम है गोमती नदी। इसका नाम क्या है, गोमती नदी, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो दो ग्लेशियर पड़ते हैं, ठीक। दो ग्लेशियर पड़ते हैं और इनसे दो नदियां निकलती हैं। एक का तो नाम है शारदा, और इसको कहा जाता है, शारदा है, सारदी नहीं, इसको तो कहा जाता है शारदा, और इसको कहा जाता है सरयू। ये नेपाल से निकलती है। शारदा जो निकलती है ये निकलती है मिलाप ग्लेशियर से, ठीक। और सरयू निकलती है भारचा चुंग। तो शारदा और सरयू ये दो नदियां हो गई जो ग्लेशियर से निकलती हैं। और ये दोनों धाराएं कहां मिल जाती हैं, तो आपका आंसर होगा दोनों धाराएं मिलती हैं बाराबंकी में। बाराबंकी में मिलने के बाद इनका नाम क्या हो जाता है, तो इनका नाम हो जाता है घाघरा नदी। क्लियर है? इनका नाम क्या हो जाता है, घाघरा नदी। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अगले पॉइंट पे ध्यान से सुनना, यहां पे पड़ेगी कौन सी पहाड़ी, तो आपका आंसर होगा यहां पे पड़ेगी अमरकंटक। यहां पे क्या होगी, अमरकंटक। अमरकंटक की अगर हम बात करेंगे तो अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी तो यहां से यूं ऊपर की तरफ जाती है और पटना पहुंच जाती है, एक नदी यहां से नीचे की तरफ जाती है। तो ऊपर की तरफ जो नदी जाती है इसको तो कहा जाता है सोन, और नीचे की तरफ जो नदी जाती है इसको कहा जाता है नर्मदा। नर्मदा नदी और सोन नदी, ठीक। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, यहां से और आगे बढ़ेंगे तो नेपाल बॉर्डर से ही एक नदी निकलती है जिसको क्या कहा जाता है, सोनपुर में जाके मिल जाती है ये, इसको कहा जाता है गंडक नदी। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अगले पॉइंट पे क्या आ जाता है, अगले पॉइंट पे आ जाएगा भैया क्या, तो आपका आंसर होगा, फिर हम आगे पहुंच जाएंगे कहां पे, देखो एक ग्लेशियर पड़ता है नेपाल में जिसका नाम है गोसाई धाम।
ग्लेशियर का नाम क्या है? गोसाई धाम। यहां से 7 धारा निकलती हैं और 7 में से केवल 3 धारा आती हैं भारत में। 3 धारा कहां आती है? हमारे भारत में। और ये 3 धारा जो आती हैं, इन 3 धाराओं के नाम क्या क्या हैं? तो एक धारा का नाम है अरुण, दूसरी धारा का नाम है सन, अरुण सन, और तीसरी धारा का नाम है तामूर। और तीनों धाराओं को मिलाने के बाद कौन सी नदी बन जाती है? तो आपका आंसर होगा, नदी का नाम है कोशी। कौन सी नदी बन जाती है? तो आपका आंसर होगा कोशी नदी। और ये कोसी रिवर की अगर हम बात करेंगे तो ये बिहार के कुरुसेला में आकर, ठीक है ना, कहां आकर? बिहार के कुरुसेला। ये कोसी नदी जो है ये बिहार के कुरुसेला में आकर मिल जाती है, किसमें? गंगा में। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल लास्ट में जाकर एक नदी आएगी, ये निकलेगी कहां से? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल लास्ट में जो नदी होगी, इसकी अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल लास्ट में जो नदी होगी ना, इसकी अगर हम बात करेंगे तो गोदारी घाट जगह पड़ती है एक। गोदारी घाट से एक नदी निकलती है, और गोदारी घाट से जो नदी निकलती है, इस नदी को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसको कहा जाता है महानंदा। ये कहां कहां बहती है? ये बहती है ये बहती है भाई साहब दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, पश्चिम बंगाल से होते हुए गंगा में आके मिल जाती है। ओके, ये कहां पे आकर मिलती है? तो आपका आंसर होगा, ये जाकर मिलती है गोदारी घाट। गोदारी घाट पे जाके मिल जाती है। गोदारी घाट में मिलने के बाद फिर यहीं से गंगा रिवर जो है, एक तो भाग इसका यूं टर्न ले लेगा, इसको कहा जाएगा हुगली, और एक भाग जो है इसका ये चला जाएगा यूं, कहां पे? बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसको कहा जाएगा क्या? तो आपका आंसर होगा पद्मा। ये थी गंगा रिवर। अब यहां से अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, आप बड़े आसानी से बता पाओगे रामगंगा। गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? आप आसानी से बता पाओगे महानंदा। टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम अ सेम पॉइंट बट फ्लो अपोजिट टू ईच अदर। ओके, गंगा की ऐसी सॉरी, टू रिवर्स यहां पे पॉइंट हमें करना होगा। भारत की ऐसी 2 नदियां जिनका उद्गम तो एक ही स्थान से होता है लेकिन विपरीत दिशाओं में बहती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, नर्मदा और सोन नदी। ओके, कौन सी नदी? नर्मदा और सोन नदी। ओके, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि सप्त धारा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सप्त धारा जो कहा जाता है वो कहा जाता है कोसी रिवर को। और कोसी रिवर कहां पर मिलती है? तो आपका आंसर होगा, कोसी रिवर जो है ये कहां मिलती है? तो तब आपका आंसर होगा, ये मिलती है, इस पॉइंट का नाम है, बिहार का पॉइंट है जिसका नाम है कुर्सेला। बिहार में जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? इस जगह का नाम है कुर्सेला। तो बिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर ये जो है कोसी किस में मिल जाती है? ये मिल जाती है कोसी जो है वो गंगा में। ओके, अब इसको क्या नाम है, इसको क्या कहा जाता है? तो आपका ये कहां से निकलती है? ये गोसाई धाम ग्लेशियर से निकलती है। और आगे अगर हम बात करेंगे तो जो कोसी रिवर है, कोसी रिवर को बिहार का शोक कहा जाता था। ओके, अब इतना बड़ा शोक नहीं है, लेकिन फिर भी गंडक कोसी जो है ये दोनों बिहार के लिए डिजास्टर बन जाती है, भयंकर बाढ़ लेकर आती है यहां पे। ओके, मिलाप और भारचाचुंग क्या है? ये ग्लेशियर के नाम है, ये दोनों ही ग्लेशियर हैं, ये भी और ये भी, और ये भी, ये भी, ये सब ग्लेशियर हैं। ठीक है भाई, अब कल हम पढ़ेंगे गंगा रिवर, इसके बारे में लिखवा देंगे और ये भी बता देंगे आपको फिर लास्ट में कि जो गंगा रिवर है उस पर फरक्का बैराज बनाया गया, क्यों बनाया गया, और गंगा रिवर में बायोडाइवर्सिटी, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज। ये गड़बड़ कर दी मैंने, यहां पे मैंने गोदावरी घाट दोनों यहां भी लिख दिया, यहां भी लिख दिया। देखो ध्यान से, यार मैं नहीं पी रहा चाय, पता नहीं मन नहीं कर रहा।